नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आज फिर हम प्रेजेंट हो चुके हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे राजकोषीय नीति की। जी हाँ दोस्तों, राजकोषीय नीति की पर आज हमारी चर्चा होगी और इस फिस्कल पॉलिसी वाले टॉपिक के अंदर जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सब पर हम क्रम अनुसार चर्चा करेंगे। इसी के अलावा दोस्तों और जो सेशन होगा हमारा, इसमें विशेष रूप से डेटा को लेकर के ये प्रयास किया गया है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से डेटा सफिशिएंट हो, है ना, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी ना जाए। चलिए, तो राजकोषीय नीति वाले टॉपिक को दोस्तों एक दुविधा हमारे साथ अभी तक ये बनी रह सकती है कि हमें ये टॉपिक आसानी से समझ ना आया हो, लेकिन दोस्तों मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि आज के इस लेक्चर के बाद में आपका राजकोषीय नीति को लेकर के कोई भी डाउट अब आपके जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में बने रहें सेशन के एंड तक, तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राजकोषीय नीति, इस पर सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार हमको अटेंड कर रहे हैं, पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं दोस्तों, हम बीए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है जितने भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वो सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक और पूरे विस्तार के साथ आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन के लिए आपको इसके क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर के लिए अभी तक हमारे पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीति विज्ञान पर सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 11 सब्जेक्ट हमने वहां पर कवर किए हैं। पॉलिटिकल साइंस में 11 सब्जेक्ट याद रखिएगा, है ना। तो प्लेलिस्ट एक बार वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे आपको सभी सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा आप सभी जानते हैं, थर्ड यूनिट का अंतिम टॉपिक होने जा रहा है, मतलब आज के सेशन से हमारी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यार दोस्तों, पे जो भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं, 5 टॉपिक थर्ड यूनिट में, 5 टॉपिक पर हमने एक एक सेशन के माध्यम से पूरे विस्तार से इनको समझने का प्रयास किया है, विद नोट्स देने को आपको प्रयास किया है मैंने। लास्ट सेशन हमारा मौद्रिक नीति पर हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी पर, है ना। चलिए, तो कल के सेशन से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में देखना है हमें दोस्तों कि आज के इस पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी है राजकोषीय नीति की व्याख्या पर। राजकोषीय नीति को हम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। इसके बाद हम उस राजकोषीय नीति अर्थात की फिस्कल पॉलिसी की विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम राजकोषीय नीति का भारत में क्या योगदान है, या भारतीय नीति निर्माण में योगदान क्या है, या भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उस पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात उसी योगदान को हम यहाँ महत्व कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि राजकोषीय नीति का नकारात्मक पक्ष पर भी हम एक दृष्टि डालेंगे, जिसे हमने नाम दिया है आर्थिक नीति की विफलताएं। भारत में जो हमारी राजकोषीय नीति रही है, ये किस प्रकार से असफल रही है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर हमें चर्चा करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बस एक ही कंडीशन मात्र है, सेशन के एंड तक आपको एज इट इज बने रहना है, जितना हो सके प्लीज शेयर करते रहें यार दोस्तों को, है ना। चलिए, टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है, इसको आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपको पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या है और समझना क्या है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें राजकोषीय नीति की, तो ये राजकोषीय नीति क्या है ना। बाकी सारे टॉपिक को छोड़ो उसको, सबसे पहले तो आप ये देखिए यार, एकदम आसान करना है ना, एकदम व्यवहारिक बनाना है, तो इसको ना लोड लेकर मत पढ़ो। इसको ये मत सोचिए कि यार ये इकोनॉमी वाला पार्ट है, ये समझ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक आपके सामने है ना, उसका पोस्टमार्टम कर मारो, सब समझ आएगा, सब क्लियर होता चला जाएगा। बस आप ना अपने सर पे इसको सवार मत होने दो, बल्कि आप उसके ऊपर सवार हो जाओ कि तू हमसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुझसे ज्यादा टफ है हम, है ना। वो संभवतः बिल्कुल 100% आपके जो है दोस्तों सारे टॉपिक एकदम पानी तरह इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। कुछ भी नहीं है इकोनॉमी में, अगर आप व्यवहारिक रूप से करते हैं ना, सब इजी होता चला जाता है। चलिए, तो इसी कॉन्फिडेंस से बस सेशन के एंड तक बन रह करके और पूरे टॉपिक को आज जड़ से खत्म करना है।
मतलब यहां से उखाड़ के नहीं फेंकना है, दिमाग में यहां स्टोर करना है पूरे टॉपिक को व्यवहारिक रूप से। चलिए सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। इस राजकोषीय नीति का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? शाब्दिक अर्थ तो समझते हैं ना, शाब्दिक अर्थ इन शब्दों का अर्थ क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, राजकोषीय नीति है ना, राजकोषीय नीति। एक ब्लैक डिस्प्ले लेते हैं एक मिनट के लिए। राजकोषीय राजकोषीय नीति। अब देखिए दोस्तों यहां पर राज का अर्थ क्या होता है, राज्य। राज्य का अर्थ क्या हुआ, राज्य। राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार। ठीक है, यहां कोषीय लिखा हुआ, कोष का अर्थ क्या हुआ, कोष का अर्थ क्या हुआ, खजाना या कोष है ना, सरकार का खजाना, खजाना। और नीति का अर्थ क्या हुआ, नियम। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को हम एक साथ मिलाएं, क्या हुआ, सरकार के खजाने का नियम है ना। अब यहां से आप एक सामान्य सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि राजकोषीय नीति, तीनों शब्दों को अलग अलग तोड़ो। राज्य मतलब सरकार, कोष मतलब सरकार का कोष, और नीति मतलब उससे संबंधित नियम। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार जो अर्थव्यवस्था संबंधित जो नियम प्रतिपादित करती है, जो नियम बनाती है, वो नियम इस नीति के अंतर्गत बनाए जाते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, अंतिम तक इस टॉपिक के आखिरी तक एक बात दिमाग में स्टोर कर लेना कि राजकोषीय नीति जो है ना, हम दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। हम दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट सिलेबस से हटके बता रहा हूं। दो परिप्रेक्ष्य में, कौन कौन से दो परिप्रेक्ष्य? जब हमें बजट की बात करनी हो, जब हमें बजट की बात करनी हो, जब हमें बजट की बात करनी हो, या फिर जब हमें कर है ना, कर की बात करनी हो, कर मतलब टैक्स, टैक्सेशन की बात करनी हो, तो बजट और कर, बजट की व्यवस्था और कर व्यवस्था, ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आते हैं। ये दो बिंदु एकदम क्लियर कर लेना अपने मस्तिष्क में, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसको पूरे व्यवहारिक रूप से और थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ही साथ में व्यवहारिक करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए ये एकदम इजी हो जाए। चलिए आइए दोस्तों, जो डेटा है, डेटा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और एकदम क्लियर होता चलेगा। देखिए पहली बात तो राजकोषीय नीति को हम प्रशुल्क नीति भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर ये प्रशुल्क नीति के नाम से आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही है, राजकोषीय बोल दो या प्रशुल्क बोल दो, ठीक है ना। और इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी है ना। पहले तो ये क्लियर कीजिए आप। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजकोषीय नीति का अर्थ सार्वजनिक आय और व्यय के स्तर में परिवर्तन से संबंधित उन निर्णयों से होता है जिनका प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। समझिए यहां पर राजकोषीय नीति मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य शब्दों में अगर इसको हम समझें तो सिर्फ इतना कि जो सरकार है ना, यार देखिए, चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से भी अगर बात करें ना, किसी व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति की या एक परिवार की भी बात करें, तो एक परिवार का एक मुखिया जो होता है वो क्या करता है कि उसके पूरे, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उसकी आय, अपने जो उनका पूरे ये मान लीजिए कि पूरे मंथ का या पूरे ईयर का, पूरे साल का, उनको अगर कोई बजट बनाना है अपने परिवार का कि कितनी आय होती है, कितना खर्च होता है, तो वो जो खर्च होता है मेरे दोस्त, वो किस पर आधारित होता है, आय पर, उसकी आय कितनी होती है। अगर उसको कहीं ऐसा लगता है कि यार खर्च ज्यादा है, आय कम है, तो वो व्यक्ति या परिवार का जो मुखिया होगा वो अपनी आय के अन्य स्रोत तलाशेगा, है ना, अपनी आय के अन्य स्रोत निकालेगा, अन्य साधन तलाशेगा और उनको तैयार करेगा ताकि उसकी आय बढ़ सके। आय बढ़ेगी ताकि उसके जो व्यय है, जो खर्चे हैं, वो लेवल में आ सके। यही होगा ना। तो यही प्रयास सरकार भी करती है। तो सरकार के आय के मतलब पैसे आने के, इनकम, सरकार की इनकम और खर्च, एक्सपेंडिचर, दोनों की जहां पर बात की जाती है ना, वही राजकोषीय नीति होती है। याद रखिएगा, सिर्फ राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, सरकार के आय और व्यय से संबंधित नियम बनाए जाते हैं जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो इसी को अब देखिए, सरकार की आय होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सरकार की आय तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक आय बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सरकार की थोड़ी ना है, वो तो देश के प्रत्येक नागरिक की आय है, देश के प्रत्येक नागरिक का खर्चा है। सरकार कुछ भी खर्चा करती है, कुछ भी खर्चा करती है सरकार, तो वो सरकार खर्चा थोड़ी ना कर रही, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो सार्वजनिक खर्च कहलाता है, सार्वजनिक व्यय कहलाता है।
है ना। तो शब्दों, हाँ शब्द ही समझना है यहाँ पर, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के स्तर पर, ठीक है ना। तो यहां पर इन स्तर में परिवर्तन करने से मतलब कि सार्वजनिक आय को बढ़ाना है या कम करना है, ये सारे जो उसको लेकर के जो नियम बनाए जाते हैं, है ना, और उन जिन नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, वही राजकोषीय नीति कहलाती है। यहां तक कहीं क्लियर होगा ना, ठीक है। इसको चलिए और आसान शब्दों में समझिए, ये लिखा हुआ सरल शब्दों में, प्रशुल्क नीति से आशय सरकारी कर, व्यय और उधार। प्रशुल्क नीति का मतलब ही अर्थात अर्थ ही किससे लगाया जा रहा है, देखिए यहां पर कर से मतलब टैक्स से, व्यय अर्थात की एक्सपेंडिचर खर्च, और उधार जो सरकार बाहर से उधार लेती है ना। तो इसी से राजकोषीय नीति का अर्थ लगाया जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत विदेशी जो व्यापार होते हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए जो नियम बनाए जाते हैं ना, वो भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसा समझिए कि राजकोषीय नीति पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित आय और व्यय के संबंध में जितने भी नियम होंगे, वो सारे नियम राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। इतना ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो इसके अंतर्गत देखिए बजट, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, बजट की सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आएगी, है ना, जिससे वो सरकार जो है यार धन कहां से आएगा, कहां पर जाएगा, ये सारी बातें कहां पर उल्लेखित होती है, बजट में होती है। तो बजट क्या है, राजकोषीय नीति का ही एक नियम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से राजकोषीय नीति का एक सामान्य सा अर्थ, सामान्य सी धारणा अब आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी होगी। और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ये मत समझिए कि मैं अभी 12th करके आया हूं या आई हूं, या फिर मैंने जो है मुझे इकोनॉमी तो पल्ले पड़ता ही नहीं, मैं साइंस से था, मैं कॉमर्स, है ना, ये मत सोचिए यार, सब आएगा सब होगा। मैंने क्या बताया प्रारंभ में आपको कि सेशन एक बार एंड तक अटेंड करो, एंड होने के बाद में फिर आपकी पुस्तक खोल के देखना, हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना भी रहे कि मुझे पूरा समझ आया है, मुझे पूरा याद, सिर्फ समझ नहीं, इसका एक एक डेटा में आपके मस्तिष्क में प्रवेश करवा दूंगा। बस बने रहे एंड तक। उसके बाद जब सेशन एंड हो जाएगा ना, उसके बाद में जो 3 स्टेप बताता हूं वो 3 स्टेप कर लीजिए। इस दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं होगी या दुनिया में ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं होगा यार जिस टॉपिक से संबंधित कोई आपसे प्रश्न पूछे और आप उसका जवाब ना दे पाए। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। 3 स्टेप कौन कौन से मैं हर लेक्चर में बोलता हूं आप लोगों से। 3 स्टेप सबसे पहले शुरू से एंड तक पूरे सीरियस होकर के पूरा सेशन देखना है। उसके बाद तुरंत बाद में बिना कोई ब्रेक लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के यही क्लास नोट्स डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके हैंड टू हैंड रिवीजन लगाना है। उसके तुरंत बाद में चाहे तो आप गैप ले सकते हैं 10-20 मिनट का। उसके तुरंत बाद में आपके पास जो भी पुस्तक है आपके पास, उस पुस्तक में इस टॉपिक को निकालेंगे और पूरे विस्तार से उस टॉपिक को उस पुस्तक में पढ़ेंगे। ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो की तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। टॉपिक में ऐसा कोई बचेगा ही नहीं कि आपको कुछ समझ ना आया हो और आपके अंदर कोई डाउट हो। पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं फिर किसी को आपको कांटेक्ट करने की या कहीं नोट्स फोर्स लेने की या टेंशन लेने की, कोई जरूरत नहीं है। बस ये 3 स्टेप आप अपना लीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिभाषाएं सिर्फ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, परिभाषाएं प्रोफेसर किन्स साहब की और स्मिथ साहब की। तो ये किन्स और स्मिथ इन 2 की परिभाषा में लेकर आया हूं, आप लोग पढ़ लेंगे या चलिए समझा देता हूं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने परिभाषा हमें समझ नहीं आ रही है। एक बात बताओ, देखिए प्रशुल्क नीति अर्थात कि राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है, क्या कहा किन्स ने कि जो राजकोषीय नीति है वो एक ऐसी नीति है जो अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी तत्व, याद रखिएगा, संतुलन, अर्थव्यवस्था में खर्च, आय और व्यय, इसमें संतुलन है ना, संतुलनकारी तत्व के रूप में राजस्व का प्रयोग करती है। तो राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्व का, कोष का, खजाने का प्रयोग करती है। ये कहा प्रोफेसर किन्स साहब ने। स्मिथ ने क्या कहा, देखिए प्रशुल्क नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय मतलब खर्च और आगम मतलब आय मतलब इनकम, है ना, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए करती है। मतलब ये कि सरकार जो है राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था में प्रयोग इसलिए करती है ताकि आवश्यकता के कार्य, जिसकी हमें आवश्यकता है वो कार्य होते रहे और जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन कार्यों को होने से रोका जा सके।
क्लियर है? ये दो आसान सी परिभाषाएं थी जो आपके अच्छे नंबर दिलाने में आपका पूरा साथ देने वाली है, अगर आप एग्जाम में इनको कोट करते हैं तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजकोषीय नीति की विशेषताओं की। जी हाँ, विशेषताएं। अब मेरे ख्याल अभी तक जो है आपका राजकोषीय नीति को लेकर के एक सामान्य सी धारणा अब आपके अंदर बन चुकी है कि राजकोषीय नीति एक्चुअल में क्या है, फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में है क्या, है ना, क्या कार्य करती है क्या। अब हम बात करेंगे कि जिस नीति की हमने चर्चा की है, अब ये नीति की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। लगभग वही एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हम विशेषताओं को देखने वाले हैं। 5 बिंदु हम इसमें डिस्कस करेंगे विशेषताओं को लेकर के। कौन कौन से 5 बिंदु होंगे? शॉर्ट से छोटे से हैं और एकदम आसान है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। देखिए सबसे पहले तो स्थायित्व की बात करेंगे। किसकी? स्थायित्व की। स्थायित्व को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार दोस्तों ना। स्थायित्व, देखिए अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। आप कुछ सोचिए ना, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अर्थव्यवस्था में। आज हमारी आर्थिक स्थिति जो है ये यहां पर है। मान लेते हैं कि आज हम जो है आज की स्थिति में आर्थिक व्यवस्था हमारी यहां पर है। हो सकता है 2 महीने बाद ये बढ़कर के यहां पहुंच जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अरे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, बहुत ही स्पीड से, है ना। तो लेकिन पता चले कि उसके ही अगले महीने ये गिर करके यहां आ जाए, फिर पता चलता है कि उसके अगले महीने फिर उठ करके ऊपर आ जाए। हालांकि इतना स्पीड से नहीं होता, हर महीने नहीं होता, समय लेती है अर्थव्यवस्था। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि ग्राफ इस प्रकार से चले, ग्राफ इस प्रकार से चलता रहे, साल में 4 से 5 बार अप डाउन हो, तो मुझे बताइए क्या उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल विश्वसनीय होगी? क्या उस देश में इन्वेस्टमेंट करने की विश्वास लायक वहां की अर्थव्यवस्था है? तो आप में से हर कोई इतना तो समझता है कि यार जहां पर वहां की अर्थव्यवस्था एकदम इस स्पीड से अप डाउन हो रही होगी, वहां पर आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठाएंगे, है ना। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में चाहे वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, स्टेबिलिटी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, अर्थात कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी स्थिर रहेगी, स्थायी रहेगी, उस देश के लिए वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको इतना तो समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि स्थायित्व का इसमें महत्व क्यों है। देखिए प्रशुल्क नीति की अगर बात करें राजकोषीय नीति की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक वातावरण में स्थायित्व बना के रखती है। इस दृष्टि से सरकार ने जो घोषणा की है, जैसे सरकार अपनी घोषणाओं में घोषणाएं करती है, कई बार कहती है कि जितने भी कर को लेकर के, टैक्स को लेकर के जितने भी नियम लागू किए जाते हैं ना, मतलब यार ये समझिए कि सरकार कई प्रकार ऐसे नियम लगाती है, जैसे कोई टैक्स लेकर आती है, सरकार ये तो नहीं बोलती है ना कि यार जो टैक्स हमने लगाया है ये 6 महीने के लिए है सिर्फ, या फिर साल भर के लिए, अगले साल फिर बदल जाएगा, है ना। सरकार क्या बोलती है कि जो भी हम नियम लेकर आ रहे हैं टैक्स को लेकर के, विशेष रूप से कर को लेकर के, ये नियम कम से कम 5 साल तो रहेगा। अगर कुछ परिवर्तन करने जैसी स्थिति आई तो 5 साल बाद देखेंगे, तुरंत इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ? तो राजकोषीय नीति की एक विशेषता यह हो जाती है कि इसके अंतर्गत जो भी नियम सरकार बनाती है वो नियम स्थायित्व लिए होते हैं, स्थिर होते हैं, एकदम सटीक रूप से 6 महीने साल भर के लिए नहीं होते, बल्कि कम से कम 5 वर्ष के लिए तो ये नियम बनकर रेडी होते हैं। ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि राजकोषीय नीति में स्थायित्व की एक विशेषता होती है। अगला हम देखें सरल और विवेकपूर्ण कर ढांचा। क्या बोला? सरल और विवेकपूर्ण कर ढांचा। राजकोषीय नीति के अंदर हमने देखा था कि बजट की तैयारी की जाती है और एक कर की तैयारी की जाती है, अर्थात कि कर व्यवस्था को लेकर के जो नियम बनाए जाते हैं वो भी राजकोषीय नीति में बनाए जाते हैं। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से जो कर व्यवस्था बनाई जाती है, जिस प्रकार के कर लागू किए जाते हैं, उन करों को भी आसान बनाने का प्रयास किया जाता है इस फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत, ताकि हर व्यक्ति
उन करों के बोझ तले दबे नहीं, बल्कि जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो अपने कर का भुगतान कर सके, आसानी से कर सके, कोई कर की चोरी ना करे। इसलिए सरकार का एक विशेष दायित्व होता है कि कर की व्यवस्था इस प्रकार से सुदृढ़ हो और सरल हो कि प्रत्येक व्यक्ति कर व्यवस्था का निर्वहन, है ना, अपने करों का निर्वहन, कर दायित्व का निर्वहन आसानी से और समय पर कर सके, किसी पर कर बोझ ना बने। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है अन्य आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय। अब मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि राजकोषीय नीति के अंदर सरकार के वो सारे नियम आते हैं जो नियम उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी नीतियां होगी, जितने भी नियम होंगे, वो सारे आपस में संबंधित होते हैं। रीजन उसका यह है कि उन सभी नियमों का निर्माण राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। तो राजकोषीय नीति में यह घोषणा की गई कि सरकार की व्यय और कर, खर्च और कर मतलब कि आय, है ना। तो कर नीति को क्रियान्वित करते समय अन्य आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। क्लियर है। जितनी आर्थिक मतलब सिंपल ये है कि आज जब सरकार कर वसूल करती है ना या खर्च करती है, तो वो पूरा प्रयास ये करती है कि इससे संबंधित जितने भी पहलू है, जैसे कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो आर्थिक क्रियाएं अपने देश की औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित हो, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे उद्योगों के एकदम अपोजिट में कोई नियम बनकर लागू हो गया। सरकार ने फट से उठ के बोल दिया कि अब सभी उद्योगों को जो है 500% टैक्स देना पड़ेगा, तो बेचारे उद्योग तो अपने आप बंद हो जाएंगे ना, है ना। कौन उद्योग करना पसंद करेगा, कोई व्यापार करना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए सरकार के जो नियम होते हैं, जो आर्थिक नियम होते हैं ना, वो इस प्रकार से आते हैं ताकि किसी को एकदम झटका ना लगे, सबका काम चलता रहे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं इसमें वित्तीय उपकरणों का प्रयोग। क्या है? वित्तीय उपकरणों का प्रयोग। अब यहां पर वित्तीय उपकरणों का प्रयोग का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, इसको समझिए कि इस नीति में, प्रशुल्क नीति में यह स्पष्ट किया गया कि आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, किनको? आर्थिक नीति, जो भी आर्थिक नीतियां बनती है उनको क्रियान्वित करने के लिए उसके भौतिक नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर? भौतिक नियंत्रण पे नहीं, बल्कि वित्तीय नियंत्रण पर फोकस किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? भौतिक नियंत्रण पर नहीं बल्कि वित्तीय नियंत्रण पर फोकस किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, देश के लिए सबसे बेकार क्या है? आयात। देश की अर्थव्यवस्था के लिए आयात बुरी बात है, निर्यात बहुत अच्छी बात है। भाई निर्यात करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्षमता बढ़ रही है, आप इतना उत्पादन देश में कर रहे हैं कि आप दूसरे देशों को अपना सामान बेच रहे हैं, उसके बदले में आपकी मुद्रा आएगी। वो जब अन्य देशों की मुद्रा आपके देश में आएगी तो आपके देश की अर्थव्यवस्था, है ना, मजबूत होगी, अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। और अगर इसके विपरीत अगर जाते हैं हम, क्योंकि अगर आयात ज्यादा करते हैं, मतलब दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीदते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? हम उन पर निर्भर हो जाएंगे, हमारा पैसा उन देशों के पास चला जाएगा, हम और गरीब बनते चले जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि आयात और निर्यात में एक संतुलन बना रहे, निर्यात हमेशा ज्यादा हो, आयात हमेशा कम हो, है ना। और प्रत्येक देश ये प्रयास करता है अपनी राजकोषीय नीति के अंतर्गत कि उसका आयात प्रतिवर्ष घटता जाए, बढ़ जाए, निर्यात बढ़ता चला जाए, है ना। तो यहां पर भी यही कहने का प्रयास किया गया है कि वित्तीय उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों? जब किसी आर्थिक नीति को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि आयात को कंट्रोल करना होता है ना, तो सरकार ये नहीं बोलती है, सबको ये लिमिट नहीं देती कि आप जो है विदेशों से इतना आयात कर रहे हैं, इसको अब कम कीजिए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं बोलती सरकार, बल्कि सरकार क्या बोलती है? कर बेटा तू आयात, मैं ना आयात पर, आप जो आयात कर रहे हैं ना, बाहर दूसरे देशों से जो सामान खरीद रहे हैं ना, आप खरीदो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जितना खरीदते उससे डबल खरीदो, 5 गुना खरीदो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सरकार क्या करती है? उसका टैक्स बढ़ा देती है। ये ले, आज 100% टैक्स था ना, ये 200% टैक्स ले, भर टैक्स, खरीद बाहर से। तो जब वो सरकार 200% टैक्स कर देती है, तो वो वस्तु जो पहले हो सकता संभवतः 1000 रुपए में बाहर से आ रही होगी, उसका मूल्य अब 2000 रुपए हो चुका होगा। पहले उस व्यक्ति को विदेश से कोई सामान मंगाने में वो वस्तु 1000 रुपए की पड़ रही थी, अब उसे 2000 की पड़ेगी। तो बताइए वो बुलवाएगा क्या? नहीं बुलवाएगा। तो सरकार जो है मात्रा, अर्थात की
भौतिक नियंत्रण नहीं, मात्रा नहीं, बल्कि वित्तीय नियंत्रण लगाती है। मतलब कर उसका बड़ा करके या कम करके उसके आयात या निर्यात को प्रभावित, उस वस्तु के आयात या निर्यात को प्रभावित करती है। तो ये भी हमारे राजकोषीय नीति की एक बड़ी विशेषता होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम तो आगे बढ़ेंगे, शायद सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है, फिर से हल्का सा हैंग हो रहा है, शायद ये 10-20 सेकेंड लेगा, कोई बात नहीं, चलता है। अभी कुछ दिनों से सिस्टम थोड़ा परेशान कर ही रहा है, कर लेने दो, चलता है। अभी ना यार इसको ठीक कराएंगे, 2-3 दिन फिर ब्रेक हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से अभी भी तो क्लासेस स्टार्ट की है, लगभग 1 वीक लग ही चुका है ना। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, चलता है, 10-20 सेकेंड का गैप होता है बीच में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस से। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके महत्व की, राजकोषीय नीति के महत्व की। अब तक तो देखिए 3 बातें हम अच्छे से इसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी को हमने अच्छे समझा भी है, उसके परिभाषाओं को भी देखा है और उसकी विशेषताओं को भी देख चुके, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ऑलमोस्ट जो पार्ट था, जो इंपॉर्टेंस था फिस्कल पॉलिसी का, वो अब आपके मस्तिष्क में क्लियर हो चुका है। अब बात करना है सिर्फ इसके महत्व की, है ना, कि इसका महत्व किस प्रकार से है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। आइए फटाफट इस वाले पार्ट को भी थोड़ा कम समय में इसको स्पीड से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए आय की असमानता में कमी, सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, वो विशेषता इसलिए है कि राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो जनता में जो आय की असमानता होती है ना, उस असमानता को खत्म करने का प्रयास करती है। कैसे करती है भाई? जो सक्षम वर्ग है उस पर टैक्स ज्यादा लगा देती है और उसे टैक्स लगा करके सक्षम वर्ग से पैसा लेकर और गरीब तबके के लोगों में बांट देती है, मतलब उनके लिए सुविधा जुटा देती है। तो इस प्रकार से जो असमानता रहती है उस असमानता को कंट्रोल करने का प्रयास करती है सरकार। इसलिए कहा गया कि आय की असमानता में कमी लाती है। ये एक पहला योगदान है, राजकोषीय नीति का, है ना। दूसरे की बात करें तो पूंजी निर्माण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है कि भारत में देखिए यार, कोई सा भी देश हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसकी पहली शर्त ही होती है पूंजी निर्माण करना। मतलब अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नहीं होगा तो वो देश विकास कैसे करेगा, है ना। इसलिए प्रथम आवश्यकता होती है प्रत्येक देश की कि उस प्रत्येक राष्ट्र में पूंजी निर्माण हो, है ना। तो भारत में प्रशुल्क नीति ने विभिन्न उपायों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में ही पूंजी निर्माण की दर को प्रोत्साहित किया है। तो सरकार समय समय पर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे नियम लागू करती रहती है जिससे सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग दोनों ही प्रभावित हो और अच्छे से उत्पादन करे और पूंजी का निर्माण करे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। ठीक है ना। बचत हेतु प्रेरणा, तो प्रशुल्क नीति ने बचत करने की प्रेरणा को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण देश में बचत की दर निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। ये पुराना डेटा है, आप गूगल करके और नए डेटा यहां पर कोट कर देंगे। ठीक है ना, नए डेटा कोट कर देंगे कि आज वर्तमान में कितनी जो है, देखिए पुराना डेटा आपके सामने 2006-7 का डेटा आपके सामने है। इस समय में कितनी थी दोस्तों? 34.8% जो है हमारी बचत की दर थी। आज वर्तमान में 2023 की सर्च कर लीजिएगा, 22-23 की निकल जाएगी, है ना, गूगल कर लीजिएगा और उसको आप यहाँ पर आगे कोट कर देंगे। क्लियर है? मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर कोट नहीं किया है। और पीपीटी चूंकि बच्चे तैयार करते हैं तो इतना वो नहीं कर पाते, स्पेशल उनको लिखकर देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार सिस्टम फिर हैंग हो रहा है, क्या बात है? इस बार 2 बार। सामाजिक कल्याण एक अन्य इसका महत्व है, सामाजिक कल्याण। तो राजकोषीय नीति द्वारा सरकार सामाजिक कल्याण की भी योजना लाती है ना। उन योजनाओं पर धन खर्च करती है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा, पेयजल की व्यवस्था करना, कमजोर समाज में जो कमजोर वर्ग होते हैं उनका कल्याण करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, वृद्धों के कल्याण के लिए, स्त्री और बच्चों के कल्याण के लिए। तो विभिन्न प्रकार की योजना सरकार समय समय पर लाती रहती है। ये किसके तहत लाती है दोस्तों? तो ये जो है सोशल वेलफेयर के अंतर्गत जो योजनाएं आती है वो राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही आती है ना। सार्वजनिक उद्योगों का विकास,
तो सरकार जो पैसा कर के रूप में हमसे वसूल करती है उनका प्रयोग सार्वजनिक उद्योगों को ऊपर बढ़ाने के लिए करती है। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं यार? वो उद्योग होते हैं जिनकी आय इनकम जो होती है ना वो बहुत कम होती है, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करते? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। क्यों रुचि नहीं लेते? क्योंकि उनकी आय जो इनकम होती है ना, इनकम बहुत कम होती है, बचत बहुत कम होती है उन उद्योगों की। तो उनको सरकार को करना होता है क्योंकि उससे उसके जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक तक पहुंचाने पड़ते हैं। साथ ही साथ में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, तो उनको सरकार करती है। ठीक है ना? तो ऐसे उद्योगों में भी सरकार जो है इसको संबंधित जो पॉलिसी बनाती है, जो नियम बनाती है, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये विशेष रूप से ये सफलताएं थी, योगदान था, महत्व था। अब बात करेंगे इनकी असफलताओं की, कि जो हमारी राजकोषीय नीति है इसकी असफलता क्या रही है भारत में। भारत की अगर बात करें तो इसकी असफलता क्या रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, बचत, और सबसे पहले अब इसमें भी 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्पीड से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले बचत और पूंजी निर्माण, बचत और पूंजी निर्माण की जितनी यहां पर कहा गया है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई है कि हम राजकोषीय नीति के माध्यम से बड़े बड़े बजट बना करके कर व्यवस्था के द्वारा हम जो है बचत को प्रोत्साहित करेंगे, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इतना बड़ा बड़ा कार्य नहीं हुआ है। पूंजी निर्माण हुआ है लेकिन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पाया। राजकोषीय नीति के माध्यम से जो आपने चेंजेस किए हैं, कर व्यवस्था में जो चेंजेस किए हैं, उससे आपका कर टैक्स वाला जो ढांचा था वो तो बहुत मजबूत हो गया, वो तो चेंज हो गया, बहुत मजबूत हो गया। लोग प्रत्यक्ष कर भी देते हैं, अप्रत्यक्ष कर भी देते हैं। आप बहुत शानदार तरीके से कर वसूल कर पा रहे हैं, और बहुत शानदार तरीके से कर वसूल कर पाने के कारण आपका पूंजी निर्माण करने की दर में वृद्धि भी हो गई। लेकिन इतनी वृद्धि आप लोग नहीं कर पाए जितनी हमको आवश्यकता एक्चुअल में थी, है ना? क्यों? क्योंकि हम तो रोज जो है, हमारी जनसंख्या रोज बढ़ती जा रही है। हमारा कार्य क्या? यही तो कार्य हमारा है ना। और चूंकि हमें तो विश्व में 1 नंबर पर आना है, तो हमारी जनसंख्या बढ़ना भी जरूरी है। तो बहुत स्पीड से हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, तो हमारी आवश्यकताएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन आवश्यकताओं को सरकार को तो हर हालत में पूरी करनी ही होगी। तो सरकार नहीं कर पाई है, नाकाम है, हो गई है सरकार। समझ रहे ना कहानी को? नेक्स्ट है सार्वजनिक आय का अपव्यय। सार्वजनिक आय का अपव्यय। अब यार अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी देश में, इतनी भीड़भाड़ होगी, तो जितने भी नियम कायदे सरकार के आएंगे या कोई भी नियम बनाएगा, क्या नियमों का उचित रूप से पालन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे कोई सा भी नियम आ जाए, कैसी भी व्यवस्था हो जाए, उस व्यवस्था की अव्यवस्था करने में हम 1 नंबर है, फट से कर देते हैं, है ना? तो सार्वजनिक आय जो आती है, सरकार की जो इनकम होती है, तो सरकार की इनकम जहां लगनी चाहिए, जहां पर खर्च होनी चाहिए, वहां खर्च नहीं हो पाती है। बस हमारी विशेषता, हमारे देश की व्यवस्था विशेषता है हमारी ये, कि जो जितना हमारे पास पैसा, अगर हमारी सारा पैसा अगर देश के विकास में लगा दिया जाए ना, तो हम बहुत स्पीड से ग्रो करें, लेकिन नहीं लग पाता है। रीजन क्या है? जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी आवश्यकता है भ्रष्टाचार करने की। जरूरी भ्रष्टाचार भी यार, नहीं तो लोग जिएंगे कैसे? रिश्वतखोरी जरूरी है, लाल पिताशाही जरूरी है। तो जितनी भी बुराइयां होती है वो सारी हम लोगों में, सरकार में बुराइयां कहां से आती है भाई? बुराइयां तो हम उत्पन्न करते हैं, है ना? बुराइयां हम उत्पन्न करते हैं, दोष हम उत्पन्न करते हैं। वो दोष तब जाके सरकार में समाहित होते हैं। वो जब जो हमने उत्पन्न किया है उसका प्रयोग जब सरकार करती है, तो हम उसकी आलोचना करने में भी नहीं चूकते। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो असली दोषी, वास्तविक दोषी तो हम लोग ही होते हैं, है ना? लेकिन फिलहाल तो ये सिस्टम दोषी है हमारे सेशन का, जो बार बार हैंग होकर बंद हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। चलिए 3 पॉइंट इसके और हैं दोस्तों। एक मुद्रास्फीति, आपके 2 पॉइंट है मात्र। मुद्रास्फीति है और एक राजकोषीय नीति एवं रोजगार है। तो मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि हम महंगाई को रोकने में भी असफल हुए हैं। हमारी राजकोषीय नीति इन्फ्लेशन को रोकने में असफल रही है ना? और इसके बाद में देखिए लिखा हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी भारत में, उसके आरंभ से ही, उसके समय से ही जो है ये मुद्रास्फीति अर्थात कि महंगाई का आना प्रारंभ हुआ था, जो आज तक महंगाई बनी हुई है, कम नहीं हो पाई है। राजकोष नीति और रोजगार की अगर बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, खर्च किया गया था, विनियोग किया गया था, उससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि तो हुई,
ग्रामीण विद्युतीकरण, जैसे ग्रामों में यातायात के साधनों का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अदृश्य बेरोजगारी की समस्या थी वो कम हुई है, समाप्त नहीं हुई है ना। तो ये सारे विकास तो हुए हैं, लेकिन बावजूद इन सभी विकासों के अपने देश में बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी की समस्या भयानक रूप आज भी धारण करती जा रही है। मतलब बेरोजगारी की समस्या आज भी निरंतर रूप से बनी हुई है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्यारे नागरिक हैं, जो दिन ब दिन जो है जनसंख्या वृद्धि में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो राजकोषीय नीति अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो रही है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, भारत की बढ़ती जनसंख्या। क्या है? भारत की बढ़ती जनसंख्या, है ना। तो दोस्तों इसमें जो भी सुधार है ना, जो भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लगभग सभी सुधारों की आवश्यकता है फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत, या कहें कि जितने भी सरकारी नियम आते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, उन सब में सुधार की आवश्यकता है। चलिए, इस प्रकार से हमारा आज का राजकोषीय नीति वाला सेशन होता है कंप्लीट। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे दोस्तों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर। किस पर? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अभिस्फीति पर, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति और अभिस्फीति दोनों को लेकर के अलग अलग सेशन आ सकते हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभिस्फीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों पर अलग अलग पार्ट में 2 सेशन लेकर आऊंगा, जिससे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो एंड तक बने रहे उनको मैं विशेष रूप से बता दूं कि सभी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली हमारे सेशन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, साथ में सभी नोट्स एक ही लिंक के द्वारा लेना चाहते हैं जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक अन्य टेलीग्राम चैनल है, उसे आपको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक छुड़वा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक समझ ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करके टेलीग्राम की वो लिंक आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो चैनल दिख रहा है दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप, ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इस ग्रुप के। यहाँ पर भी आकर के आप निरंतर रूप से कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।